हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 8 तक 159 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 8 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 9 में हम 160 से लेकर 179 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 160 और 161 के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित आंकड़ा विगत वर्षों में एक कंपनी के आयात और निर्यात को दर्शाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे देखिए हमें तो ग्राफ दिए गए हैं। ऊपर वाला ग्राफ निर्यात को दर्शा रहा है और नीचे वाला ग्राफ आयात को दर्शा रहा है। अब इसके बेस पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 में हमसे पूछा गया है, आयात में वर्ष 2011 से 2012 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पर देखिए आयात की बात हो रही है तो हम नीचे वाला ग्राफ देखेंगे। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में। तो यहाँ पर हमें दो वर्ष दिए गए हैं, 2011 है और 2012 है। तो हम यहाँ पर पहले इन दोनों वर्षों में कितना आयात हुआ है उसको देख लेते हैं। तो देखिए 2011 का जो आयात है वो है 250 के बराबर और 2012 का जो आयात है वो है 350 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम वृद्धि देखें तो ये 250 से 350 हुआ है, तो वृद्धि यहाँ पर 100 की हुई है। अब ये जो वृद्धि है ये हमसे प्रतिशत में पूछी है, तो हम यहाँ पर इसका प्रतिशत निकाल देते हैं। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा, 100 की वृद्धि हुई है तो 100 आ जाएगा ऊपर। इसको हम डिवाइड कर देंगे वर्ष 2011 के आयात से। वर्ष 2011 का आयात है 250 के बराबर, तो डिवाइड में आ जाएगा 250, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 40% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 161, किस वर्ष आयात और निर्यात के बीच का अंतर सबसे कम था। यहाँ पर देखिए हमसे आयात और निर्यात के बीच का सबसे कम अंतर पूछा है, तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है वर्ष 2009। तो देखिए हम 2009 को देख लेते हैं। 2009 में अगर हम निर्यात की बात करें तो निर्यात है 150 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम इसको ले लेंगे 155 के बराबर। और अगर हम आयात की बात करें तो आयात है 200 और 250 के बीच, तो हम इसको ले लेंगे 225 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 225 माइनस 155। 225 में से 155 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70 के बराबर। अब हमारे पास ऑप्शन बी है वर्ष 2010। तो देखिए 2010 में अगर हम निर्यात की बात करें तो वो है 250 के बराबर, और अगर हम आयात की बात करें तो वो है 200 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अंतर आ जाएगा 250 माइनस 200 यानी कि 50 के बराबर। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है वर्ष 2011। 2011 में अगर हम निर्यात की बात करें तो वो आ जाएगा 150 और 200 के बीच में 175 के बराबर। और अगर हम आयात की बात करें तो वो आ जाएगा 250 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अंतर आ जाएगा 250 माइनस 175, ये आ जाएगा 75 के बराबर। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है वर्ष 2012। 2012 में अगर हम निर्यात की बात करें तो वो आ जाएगा 200 और 250 के बीच यानी कि 225 के बराबर। और अगर हम आयात की बात करें तो वो आ जाएगा 350 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अंतर आ जाएगा 350 माइनस 225 यानी कि 125 के बराबर। अब देखिए हम ये देखेंगे कि किस में संख्या सबसे कम आई है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे कम अंतर आया है वो वर्ष 2010 में आया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित पाई चार्टों में वर्ष 2014 और 2015 ए बी सी और डी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता दी गई है। यहाँ पर देखिए हमें दो पाई चार्ट दिए गए हैं। पहला वाला पाई चार्ट है वर्ष 2014 के लिए और दूसरा वाला पाई चार्ट है वर्ष 2015 के लिए। इसके नीचे हमें और निर्देश दिए गए हैं, उसमें हमसे कहा गया है वर्ष 2014 और 2015 में कुल विद्यार्थी क्रमशः 3600 और 4000 हैं। अब देखिए ये तो है इतना निर्देश। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2014 में विषय बी और सी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2015 में इन्हें पढ़ने वाले से कितने प्रतिशत कम है।
यहाँ पर देखिए बी और सी विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में कंपेयर किया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनकी संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम पहले बात करते हैं वर्ष 2014 की। वर्ष 2014 में अगर हम देखें तो बी का प्रतिशत है 15% और सी का प्रतिशत है 30%। हम यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कुल प्रतिशत आ जाएगा 45% के बराबर। अब देखिए निर्देश में हमें नीचे जो संख्या दी गई है 2014 में, वो दी गई है 3600 के बराबर। तो हम यहाँ पर 3600 का 45% निकाल देते हैं। तो देखिए विषय बी और सी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संख्या आ जाएगी 3600 गुणा 45/100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1620 के बराबर। अब हम निकालते हैं वर्ष 2015 के लिए। तो देखिए 2015 की अगर हम बात करें तो बी का प्रतिशत है 20% के बराबर और सी का प्रतिशत है 40% के बराबर। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60% के बराबर। अब 2015 में जो हमें कुल विद्यार्थी दिए गए हैं वो 4000 के बराबर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर 4000 का 60% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए बी और सी विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 4000 गुणा 60/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2400 के बराबर। अब देखिए हमसे ये कहा गया है कि 2014 में कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम हैं। तो यहाँ पर हमें कम प्रतिशत निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि संख्या में कितने कम हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 2400 में से 1620 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कमी आ जाएगी 2400 माइनस 1620, ये आ जाएगा 780 के बराबर। अब देखिए जो 780 की कमी है ये हमको प्रतिशत में बतानी है। तो देखिए कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगी, कितने की कमी हुई है 780 की, तो 780 आ जाएगा ऊपर। डिवाइड करेंगे हम इसको 2400 से, क्योंकि देखिए कमी जो हमने कंपेयर की गई है वो 2015 से की गई है, क्योंकि 2015 में ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो ज़्यादा से कम की कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर वृद्धि पूछता है कि कितने की वृद्धि हुई है तो फिर हम 2014 से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वृद्धि 2015 में हुई है और कमी 2014 में हुई है। तो यहाँ पर हमसे अगर कमी पूछी है तो हम 2015 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 2400 गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32.5% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन 163 से लेकर 166 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों में किसी नगर की जनसंख्या के प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है। दिए गए चार्ट को पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। नीचे हमसे प्रश्न नंबर 163 पूछा गया है, इन 8 वर्षों में से किस वर्ष सबसे अधिक जनसंख्या रही है। यहाँ पर देखिए हमें सबसे अधिक जनसंख्या बतानी है। अब आप यहाँ पर ये मत सोचना कि हमें नगर की शुरू में जनसंख्या दी हुई नहीं है कि शुरू में नगर की कितनी जनसंख्या है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें जनसंख्या नहीं दी गई है तो आप उसको 100 मान लीजिए। अगर हम उसको 100 मान लेंगे तो जैसे यहाँ पर वर्ष 2004 में 4% की वृद्धि है तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 100 का 4% निकालेंगे तो 4 के बराबर, तो जनसंख्या हो जाएगी 104। इसी तरह से वर्ष 2005 का कैलकुलेट करेंगे तो 2005 में वृद्धि है 6% के बराबर, तो 100 का 6% 6 के बराबर, तो जनसंख्या हो जाएगी 106 के बराबर। तो यहाँ पर हम 100 मान करके इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब अगर नगर की जनसंख्या सभी के लिए समान है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उस वर्ष में होगी जहां पर प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2008 में सबसे ज्यादा वृद्धि है 8% की, तो यहीं पर जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 164, वर्ष 2009 में नगर की जनसंख्या कितनी थी। अब यहाँ पर देखिए हमसे वर्ष 2009 में नगर की जनसंख्या पूछी है। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें ये नहीं पता है कि शुरू में नगर की जनसंख्या कितनी है तो अब हम यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वर्ष 2009 में जनसंख्या कितनी होगी, क्योंकि मान लीजिए जैसे हमने अभी नगर की जनसंख्या 100 के बराबर मानी थी। तो अब यहाँ पर वर्ष 2009 में जो वृद्धि है वो 3% के बराबर है, तो 3% 3 के बराबर हो जाएगा, तो वर्ष 2009 में जनसंख्या हो जाएगी 103 के बराबर। अब मान लीजिए हम ये मान लें कि नगर की जनसंख्या शुरू में है 200 के बराबर, तो 200 का अगर आप 3% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6 के बराबर, तो 2009 में जनसंख्या हो जाएगी 206 के बराबर। तो यहाँ पर जो 2009 में जनसंख्या आएगी वो शुरू की जनसंख्या पर डिपेंड करेगी। तो शुरू में अगर हमें नगर की जनसंख्या दी हुई नहीं है तो हम यहाँ पर ये नहीं निकाल सकते हैं कि वर्ष 2009 में नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 165, 2005 से 2008 तक नगर की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या था।
यहाँ पर देखिए हमें वर्ष 2005 से 2008 तक नगर की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत बताना है, तो हम यहाँ पर इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2005 में वृद्धि देखें तो वो है 6% के बराबर, वर्ष 2006 में वृद्धि है 3% के बराबर, 2007 में वृद्धि है 4% के बराबर और 2008 में वृद्धि है 8% के बराबर। यहाँ पर अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21% के बराबर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए, बी और सी देखें तो कोई भी ऑप्शन हमारा 21% के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन टिक कर देंगे डी, कांट बी डिटरमाइन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 166, दिए गए संपूर्ण वर्षों में से कितने वर्षों में जनसंख्या में कमी आई है। यहाँ पर देखिए हमें ये बताना है कि कितने वर्ष ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या में कमी आई है। तो यहाँ पर देखिए हम ग्राफ को देख लेते हैं। अगर हम वर्ष 2004 से 2005 को देखें तो 2005 में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर कमी नहीं है। अब हम आगे चलेंगे तो 2005 और 6 की कंपेयर करेंगे तो देखिए 2006 में कमी आ रही है। तो 2006 पहला वर्ष है जिसमें जनसंख्या में कमी आ रही है। अब हम फिर से आगे चलेंगे, 2006 से 2007 पे चलेंगे तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है। 2007 से 2008 पे जाएंगे तो यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है। लेकिन 2008 से हम 2009 की कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर फिर से कमी आ रही है। तो 2009 दूसरा ऐसे वर्ष है जहाँ पर जनसंख्या में कमी आ रही है। अब हम फिर से आगे चलेंगे तो 2010 में वृद्धि हो रही है और 2011 में चलेंगे तो यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो वर्ष यानी कि 2006 और 2009 ऐसे आए हैं जिनमें जनसंख्या में कमी हो रही है। तो यहाँ पर दो वर्ष हैं, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन 167 के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन करें। इसमें भारतीय राज्यों में प्रथम ग्रेड में पढ़ सकने वाले बच्चों की प्रतिशतता को उनके ग्रेड स्तर के आधार पर समूहबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए 2008 में कक्षा 3 के 82% बच्चे कक्षा 1 का पाठ पढ़ सकते हैं। अब बार ग्राफ के आधार पर निम्नांकित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए हमसे उदाहरण में कहा गया है वर्ष 2008 में कक्षा 3 के 82% बच्चे कक्षा 1 का पाठ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको ग्राफ में देख लेते हैं। कक्षा 3 को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडर्ड 3। स्टैंडर्ड 3 में अगर हम वर्ष 2008 देखें, यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर से है तो मैं इसको रेड से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये है वर्ष 2008। अब देखिए ये तो हमको उदाहरण में दिया गया है। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा है हम उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 167 पूछा है वर्ष 2010 में सभी कक्षाओं 1, 2, 3, 4 और 5 के बच्चों का औसतन मान कितना है जो कक्षा 1 के पाठ को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें सभी पांचों कक्षाओं की वर्ष 2010 में कैलकुलेशन करनी है। तो हम यहाँ पर वर्ष 2010 में सभी का मान देख लेते हैं। स्टैंडर्ड 1 में अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 5 के बराबर। स्टैंडर्ड 2 में आ जाएगा 15 के बराबर। स्टैंडर्ड 3 में कोई नहीं है तो यहाँ पर हम इसको 0 लेंगे। स्टैंडर्ड 4 में देखिए 70 से ये थोड़ा कम है तो हम इसको ले लेंगे 68 के बराबर। और स्टैंडर्ड 5 में ये आ जाएगा 85 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए औसत बराबर हो जाएगा 5 + 15 + 0 + 68 + 85 और हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड 3 में कोई बच्चा नहीं है तो हमने यहाँ पर इसको 0 ले लिया है। आप ऐसे मत करिए कि 0 समझ करके इसको छोड़ दें। अगर आप 0 समझ करके छोड़ देंगे तो ऊपर आपके पास 4 संख्या रह जाएंगी, 5, 15, 68 और 85। तो आपको ये धोखा लग सकता है और आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 को भी ऐड किया है ताकि ऊपर आपको 5 संख्याएं दिखाई दे। तो अगर ऊपर 5 संख्याएं हैं तो आप इसको नीचे भी 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम 5, 15, 68 और 85 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 173। 173 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा 34.6 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन 168 से लेकर 170 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। निम्न ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्न ग्राफ एक वर्ष में एक कंपनी द्वारा निर्मित मोबाइल फोन के 3 प्रकारों को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए हमको 3 प्रकार दिए गए हैं, टाइप एक्स, टाइप वाई और टाइप जेड। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्न में से किस वर्ष में जेड प्रकार के मोबाइल की तुलना में वाई प्रकार के मोबाइल फोन का प्रतिशत उत्पादन अधिकतम है।
यहाँ पर देखिए हमें ये बताना है कि किस वर्ष में वाई प्रकार के मोबाइलों का उत्पादन जेड प्रकार के मोबाइलों के उत्पादन से अधिक है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम ग्राफ को देख लेते हैं। अगर हम बात करें वर्ष 2008 की, तो यहाँ पर जेड का उत्पादन अधिक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अब हम देखते हैं वर्ष 2009 को, तो यहाँ पर देखिए वाई और जेड दोनों का उत्पादन बराबर है। यहाँ पर दोनों का उत्पादन बराबर है, तो ये वर्ष भी हमारा सही नहीं होगा। अब हम देखते हैं वर्ष 2010। यहाँ पर देखिए वर्ष 2010 में वाई का उत्पादन ज़्यादा है और जेड का उत्पादन कम है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारा वर्ष 2010 सही होगा। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन बी मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 169, निम्न में से किस वर्ष में तीनों मोबाइलों का कुल उत्पादन न्यूनतम है? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम ग्राफ को देखेंगे। जब आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको केवल दो वर्ष में कंफ्यूजन होगा, वर्ष 2010 और वर्ष 2011। तो यहाँ पर हम केवल इन दो में ही कंपेयर करके देख लेते हैं कि किस में मोबाइलों का उत्पादन कम है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम वर्ष 2010 में एक्स टाइप के मोबाइल ले और 2011 में वाई टाइप के मोबाइल ले, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को हटा देंगे। इसके बाद हम वर्ष 2010 में वाई टाइप के मोबाइल और वर्ष 2011 में जेड टाइप के मोबाइल को देखें, तो ये दोनों कॉलम भी बराबर हैं, तो यहाँ पर हम इन दोनों को भी हटा देंगे। अब देखिए हमारे पास वर्ष 2010 में रह गए जेड टाइप के मोबाइल और वर्ष 2011 में रह गए एक्स टाइप के मोबाइल। तो यहाँ पर देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2011 में एक्स टाइप के मोबाइलों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर ये ज़्यादा है तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2010 का जो उत्पादन है वो न्यूनतम आएगा। तो यहाँ पर जो उत्पादन न्यूनतम है वो है 2010 का, और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 170, वर्ष 2009-10 से वर्ष तक बनाए गए जेड प्रकार के मोबाइलों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? यहाँ पर देखिए वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में जेड प्रकार के मोबाइलों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर इनकी संख्या को देख लेते हैं। अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो वर्ष 2009 में जेड प्रकार के मोबाइलों की संख्या है 30 के बराबर और 2010 में जेड प्रकार के मोबाइलों की संख्या है 20 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 2009 से 2010 में जो कमी हो रही है वो 10 मोबाइलों की हो रही है। अब ये जो 10 की कमी है ये हमें प्रतिशत में बतानी है, तो हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए गिरावट प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने की कमी हुई है 10 की, तो 10 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे वर्ष 2009 के मोबाइलों की संख्या से। तो वर्ष 2009 में जेड प्रकार के मोबाइल है 30 के बराबर, तो डिवाइड कर देंगे 30 से, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास गिरावट प्रतिशत आ जाएगा 33 सही 1/3%, या इसको हम लिख लेंगे 33.3%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 171, दी गई आरेख की ढाल है। यहाँ पर देखिए हमें एक लाइन दी गई है, हमें इसका स्लोप बताना है कि इसका स्लोप कैसा है। देखिए स्लोप ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है m बराबर tan थीटा। अब या तो आप यहाँ पर थीटा निकाल करके फिर आप इस लाइन का स्लोप ज्ञात कर लीजिए कि ये लाइन कैसी है, या यहाँ पर आप इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व किया है। दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसका पूरा बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये इस तरह का रह जाएगा। अब देखिए जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु हमारा 0 0 कहलाता है, तो हम इसको लिख लेते हैं 0 0। अब देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस पर थोड़ी दूरी है और थोड़ी दूरी है वाई पर, तो हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ पॉइंट डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर भी आ जाएगा 1 2 3। अब देखिए हमारे पास जो लाइन है 0 एक्सिस पर, अगर हम इसको देखना चाहें कि इसके पॉइंट्स क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर तो ये 0 है, लेकिन वाई एक्सिस पर इसकी जो ऊंचाई है वो 3 के बराबर है। तो यहाँ पर इस लाइन के जो पॉइंट्स होंगे वो हो जाएंगे 0, 3 के बराबर। इसी तरह से हम निकालते हैं एक्स एक्सिस पर 1 पर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1 पर देखेंगे तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स देखेंगे तो देखिए एक्स तो आ जाएगा हमारा 1 के बराबर और वाई आ जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पर पॉइंट्स हो जाएंगे 1, 2। अब हम देख लेते हैं एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर देखिए हमारी लाइन इस तरह से हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे 2, 1। और अगर हम इसको एक्स एक्सिस पर 3 पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी और वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर आ जाएंगे 3, 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जैसे जैसे हमने x की वैल्यू बढ़ाई 0 से 1 2 3 की, वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू घटती चली गई। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे ही दूसरी वैल्यू घट रही है। अगर आप इसको y एक्सिस पर ट्राई करेंगे तो जैसे जैसे आप y की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे x की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर दूसरी वैल्यू कम होती जा रही है जिसको हम नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर हम एक को बढ़ाएं दूसरी बढ़े तो वो होता है पॉजिटिव। लेकिन अगर हम एक को बढ़ा रहे हैं और दूसरी कम हो रही है तो वो हमारा होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर जो इस आरेख का ढाल है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन 172 से लेकर 175 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांवों की आबादी का अनुपात दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए नीचे हमें एक पाई चार्ट दिया गया है और एक टेबल दी गई है। पाई चार्ट में भी हमको प्रतिशत दिया गया है और टेबल में भी हमको प्रतिशत दिया गया है। अब इन दोनों में क्या अंतर है इसको समझ लीजिए। देखिए पाई चार्ट में हमको 7 गांव दिए गए हैं, RSTVXYZ। अब यहाँ पर इनका जो प्रतिशत है वो इन सभी गांवों की जो कुल जनसंख्या है उनके सापेक्ष में दिया गया है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए इन 7 गांव की जो कुल जनसंख्या है वो है 1000 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो देखिए अगर ये प्रतिशत में है तो इन सभी को ऐड करने पर हमें 100% ही मिलेगा। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि अगर किसी वृत्त के अंदर या पाई चार्ट के अंदर हमारे प्रतिशत दिया हुआ होता है तो वो 100% के बराबर ही होता है, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये 100% के बराबर हो जाएगी। तो 100% जनसंख्या हमारे पास आ जाएगी 1000 के बराबर। अब मान लीजिए यहाँ से अगर हम वी गांव की जनसंख्या निकालेंगे तो वो हमको दे रखी है 10% के बराबर। तो देखिए अगर 100% हमारे पास 1000 के बराबर है तो 10% आ जाएगी 100 के बराबर। तो देखिए अगर आप इन 7 गांव में कंपेयर करेंगे तो वी 10% के बराबर है। लेकिन अगर आप अकेले वी को देखेंगे तो वी अपने आप में 100% के बराबर है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और आपके मोहल्ले में 100 सदस्य हैं। तो अगर आप अपने परिवार को देखेंगे तो आपका परिवार 100% है। लेकिन अगर आप मोहल्ले से कंपेयर करेंगे तो आपका परिवार केवल 5% के बराबर है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि अगर आप 7 गांव में कंपेयर करेंगे तो वी 10% के बराबर है। लेकिन अगर आप उसकी अकेले ही कंपेरिजन करेंगे तो वो 100% है। ये बाकी गाँव के साथ भी होगा। एस भी अपने आप में 100% है, टी भी अपने आप में 100% है। यहाँ पर मैं केवल बी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बी की जो जनसंख्या है वो 100 के बराबर आ चुकी है। 100 के बराबर कब आई है? जब हमने इन सभी 7 गांव की जनसंख्या 1000 के बराबर ली है। अब देखिए हमें जो टेबल दी गई है इसमें वी के आगे लिखा हुआ है 58%, लेकिन ऊपर लिखा गया है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या। तो यहाँ पर वी जो गांव है उसमें जो गरीब लोग हैं वो 58% के बराबर है। तो वी गांव की जनसंख्या अगर 100 के बराबर है तो उसमें से 58 लोग गरीब हैं। तो यहाँ पर ये जो टेबल है वो गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं ये उसकी दी गई है। तो यहाँ पर ये इन दोनों का मतलब है। अब देखिए इसके बेस पर हमें करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 में हमसे पूछा गया है, यदि गांव एक्स की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 12160 है तो गांव एस की आबादी कितनी होगी। यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि गांव एक्स की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 12160 है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमको संख्या दी गई है। अगर हम टेबल में देखें कि कितने प्रतिशत लोग एक्स गांव में गरीब हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 38%। तो देखिए 38% की जो वैल्यू है वो हमको दी गई है 12160। तो हम यहाँ पर 38% को बराबर कर देते हैं 12160 के। तो हमारे पास आ जाएगा 38% बराबर 12160। यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 320 के बराबर। अब देखिए ये आई है 1% की वैल्यू। जो हमारे पास एक्स गांव है उसकी जनसंख्या तो 100% के बराबर होगी, क्योंकि हम उसकी एक्स से ही कंपेयर कर रहे हैं तो वो अपने आप में 100% है। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 32,000 के बराबर। तो गांव एक्स की जो जनसंख्या है वो 32,000 के बराबर है। अब देखिए हमसे पूछिए एस गांव की आबादी कितनी होगी। तो देखिए अब हम कंपेयर कर लेते हैं 7 गांव में। तो देखिए जो 7 गांव का हमें पाई चार्ट दिया गया है इसमें एक्स का जो प्रतिशत है वो
16% के बराबर है। तो ये जो 32,000 जनसंख्या है ये 7 गांव में जब कंपेयर होगी तो ये 16% के बराबर होगी। तो 16% बराबर हो जाएगा 32% के। तो यहाँ से हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी 2000 के बराबर। अब हमसे पूछिए एस गांव की आबादी कितनी होगी। तो देखिए एस का प्रतिशत है 11% के बराबर, पाई चार्ट में ही आपको देखना है। तो एस का प्रतिशत आ जाएगा 11% के बराबर। तो 11% की वैल्यू हो जाएगी 22,000 के बराबर। तो एस की आबादी हो जाएगी 22,000 के बराबर। और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 173, गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी तथा गांव जेड की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात कितना है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम इन सभी 7 गांव की जनसंख्या मान लेते हैं पी के बराबर। अब हमसे पहली लाइन में कहा गया है गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी। तो देखिए हम पहले ही देखते हैं कि गांव टी में कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं। तो देखिए पाई चार्ट में अगर आप देखेंगे तो टी का प्रतिशत है 21%। तो पहले तो हम पी का निकाल देते हैं 21%। तो वो आ जाएगा पी गुणा 21/100। अब हम देखते हैं कि टी के अंदर कितने लोग गरीब हैं। तो देखिए टी के नीचे जो गरीब हैं वो है 46%। तो अब हम इसका निकाल देते हैं 46%। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा 46/100। अब ये तो हमारे पास आए हैं गांव टी के अंदर कितने लोग गरीब हैं। अब हम निकालते हैं गांव जेड के अंदर कितने लोग गरीब हैं। तो देखिए गांव जेड को अगर हम पाई चार्ट में देखें तो उसका प्रतिशत है 11%। तो यहाँ पर भी हम पी का 11% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी गुणा 11/100। अब हम इस टेबल में देखेंगे कि Z के अंदर कितने लोग गरीब हैं। तो देखिए Z के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 42% लोग गरीब हैं। तो अब हम इसका निकाल देंगे 42%। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा 42/100। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23:11। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 174, यदि गांव आर की आबादी 32,000 है तो गांव वाई की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है यदि गांव आर की आबादी 32,000 है। अब यहाँ पर अगर हम पाई चार्ट में देखें तो आर का प्रतिशत है 16% के बराबर। तो 16% बराबर हो जाएगा 32,000 के। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 16% बराबर 32,000। यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 2,000 के बराबर। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है तो गांव वाई की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है। तो यहाँ पर देखिए गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है ये निकालने से पहले हम ये देखते हैं कि गांव वाई की कुल आबादी कितनी है। तो देखिए अगर हम पाई चार्ट में देखें तो वाई का प्रतिशत है 15% के बराबर। तो हम वाई की कुल जनसंख्या निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू अगर 2,000 के बराबर है तो 15% की वैल्यू हो जाएगी 30,000 के बराबर। तो गांव वाई की कुल जनसंख्या आ जाएगी 30,000 के बराबर। अब देखिए अगर हम टेबल में देखेंगे कि वाई के अंदर कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। तो यहाँ पर वाई के सामने आपको मिल जाएगा 52%। तो यहाँ पर देखिए अब हम निकाल देंगे 30,000 का 52%। तो देखिए वाई में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग आ जाएंगे 30,000 गुणा 52/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15,600 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 175, 2010 में वाई और वी गांव की आबादी 10% बढ़ जाती है और सभी गांव की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत अपरिवर्तित रहता है। यदि 2009 में गांव वाई की आबादी 30,000 थी तो 2010 में गांव वी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी थी। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम तीसरी लाइन से। तीसरी लाइन में लिखा गया है यदि 2009 में गांव वाई की आबादी 30,000 थी। यहाँ पर देखिए हमें गांव वाई की आबादी दे रखी है। अब अगर हम पाई चार्ट में देखें तो पाई चार्ट में वाई का प्रतिशत है 15%। तो 15% बराबर हो जाएगा 30,000 के। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 15% बराबर 30,000। यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 2,000 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है वर्ष 2010 में गांव वी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी। तो देखिए हम क्या करते हैं पहले गांव वी की वर्ष 2009 की आबादी निकालते हैं। तो देखिए अगर हम पाई चार्ट में देखेंगे तो वी का प्रतिशत है 10%। तो यहाँ से देखिए अगर 1% की वैल्यू 2,000 के बराबर है तो 10% की वैल्यू हो जाएगी 20,000 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा गया है 2010 में वाई और वी गांव की आबादी 10% बढ़ जाती है। अब देखिए हमारे पास वी की जो आबादी आई है 20,000, ये 2009 की है। अब हमें इसमें 10% की वृद्धि करनी है। यहाँ पर देखिए 10% बराबर 20,000 लिखा है। लेकिन अगर आप अकेले वी को देखेंगे तो ये 100% वैल्यू है
क्योंकि इसकी जो कुल आबादी है 20,000 है, तो ये 100% के बराबर है। तो देखिए अगर आप 20,000 का 10% निकालेंगे तो वो 2,000 के बराबर आ जाएगा। तो v की वर्ष 2010 में जो आबादी आएगी वो आ जाएगी 22,000 के बराबर। 20,000 जो उसकी वर्ष 2009 में है और 2,000 की उसमें हो जाएगी वृद्धि, तो वो हो जाएगी 22,000 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछी है कि गरीबी रेखा से नीचे कितनी आबादी है, और हमसे दूसरी लाइन में ये भी कहा गया है कि गांव में जो गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत है वो अपरिवर्तित है। तो यहाँ पर अगर हम टेबल में देखें तो वी गांव में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का जो प्रतिशत है वो है 58%। तो देखिए वी में जो बिलो पॉवर्टी लाइन आएगी 2010 में वो आ जाएगा 22,000 का 58%, यानी कि 22,000 गुणा 58/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12,760 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन 176 से लेकर 179 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। छात्रों के गणित में प्राप्त अंकों 50 में से को दर्शाने वाले निम्नलिखित आयत चित्र का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे हमसे क्वेश्चन नंबर 176 पूछा गया है, यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए हमको गणित में उत्तीर्ण अंक दिए गए हैं 31 के बराबर। अब अगर हम हिस्टोग्राम में देखें तो यहाँ पर हमें केवल एक ही कॉलम दिया गया है जो 31 से पहले है, वो है हमारा 25 से लेकर 30 तक का। तो 25 से 30 अंक लाने वाले जो विद्यार्थी हैं वो हैं 15 के बराबर। तो यहाँ पर ये विद्यार्थी फेल हो गए होंगे, तो इन छात्रों की संख्या आ जाएगी 15 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 177, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हम यहाँ पर सभी कॉलम्स को ऐड कर लेंगे। 25 से 30 अंक लाने वाले छात्र हैं 15 के बराबर, 30 से 35 अंक लाने वाले छात्र हैं 20 के बराबर, 35 से 40 अंक लाने वाले छात्र हैं 40 के बराबर, 40 से 45 अंक लाने वाले छात्र हैं 50 के बराबर, और 45 से 50 अंक लाने वाले छात्र हैं 10 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुल छात्र आ जाएंगे 15 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 10। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 135 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 178, उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या प्रतिशत में बताइए। उत्तीर्ण होने के लिए 31 अंक अनिवार्य हैं। यहाँ पर देखिए हमें उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत बताना है, तो हम यहाँ पर पहले उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या देख लेते हैं। हमसे देखिए कहा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए 31 अंक अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 से 30 अंक लाने वाले जो विद्यार्थी हैं ये फेल हो गए होंगे, तो हम इन्हें यहाँ पर छोड़ देंगे। 30 से 35 अंक लाने वाले छात्र देखें तो ऐसे आ जाएंगे 20 के बराबर। 35 से 40 अंक लाने वाले छात्र आ जाएंगे 40 के बराबर। 40 से 45 अंक लाने वाले छात्र आ जाएंगे 50 के बराबर, और 45 से 50 अंक लाने वाले छात्र आ जाएंगे 10 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये सभी उत्तीर्ण है, तो अब हम निकाल देंगे इनका प्रतिशत। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आ जाएगा उत्तीर्ण छात्र डिवाइड बाई कुल छात्र गुणा 100। तो यहाँ पर देखिए उत्तीर्ण छात्र हैं 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 10, डिवाइड कर देंगे कुल छात्र से। कुल छात्र हमने निकाले हैं 135 के बराबर है, तो डिवाइड कर देंगे 135 से, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से देखिए जब हम ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। तो ये आ जाएगा 120 बटा 135 गुणा 100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 800 बटा 9% के बराबर। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 88 सही 8 बटा 9%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 179, यदि छात्रों को 50 में से अंक दिए गए हों और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ए प्लस दिया जाए तो कितने छात्रों को ए प्लस दिया गया। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है, यदि छात्रों को 50 में से अंक दिए गए हों और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ए प्लस दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए हम पहले ये देखते हैं कि ए प्लस लाने के लिए कितने अंक न्यूनतम चाहिए। तो यहाँ पर हम 50 का 90% निकाल देंगे तो हमारे पास ए प्लस के न्यूनतम अंक आ जाएंगे 50 गुणा 90/100, तो ये आ जाएंगे 45 के बराबर। अब देखिए हम ग्राफ में ये देख लेते हैं कि कितने छात्र 45 से ज्यादा अंक लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे आखिरी का कॉलम आता है, ऐसे हमारे पास छात्र आ जाएंगे 10 के बराबर। तो यहाँ पर 10 छात्र ऐसे हैं जिन्हें ए प्लस दिया गया है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।